बहुत से लोग ये मानते हैं कि सरदार पटेल ना होते तो आज भारत जैसा दिख रहा है शायद वैसा नहीं दिखता। सरदार पटेल ही वो नेता थे जिन्होंने रियासतों में बटे भारत को एकता के तार में पिरोया था। आज सरदार पटेल की पुण्यतिथि है। 15 दिसंबर 1950 को सरदार पटेल का निधन हुआ था। सरदार पटेल जो देश के पहले प्रधानमंत्री हो सकते थे, लेकिन वो कुर्सी तो नेहरू को मिल गई। लेकिन गृह मंत्री होकर भी सरदार पटेल ने ऐसे ऐसे काम किए जिनकी मिसाल आज तक दी जाती है। सोचिए वो प्रधानमंत्री बन गए होते तो आज देश कहां होता। सरदार पटेल के बारे में कहने के लिए बहुत सी बातें, लेकिन आज उनसे जुड़ी कुछ अहम बातें आपको बताऊंगा। जैसे आज आपको बताऊंगा कि सरदार पटेल ने कश्मीर को पाकिस्तान से कैसे बचाया था। आज आपको बताऊंगा कि शेख अब्दुल्ला की साजिश को पटेल ने कैसे रोका था। आज आपको बताऊंगा कि आर्टिकल 370 खत्म होने में सरदार पटेल की क्या भूमिका है। एक काम जो सरदार पटेल ने न किया होता तो नरेंद्र मोदी के लिए 370 आज खत्म करना मुश्किल हो गया होता। आज ये बताऊंगा आपको इस चैप्टर में। सरदार पटेल के बारे में ये सारी जानकारियां आपको दूंगा, लेकिन पहले ये देखिए कि सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देते हुए पीएम मोदी ने आज क्या कहा। सरदार पटेल और पीएम मोदी दोनों ही गुजरात से हैं और प्रधानमंत्री मोदी कई बार कह चुके हैं कि देश की एकता और अखंडता के प्रति सरदार पटेल का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। पीएम मोदी ने ही गुजरात के केवड़िया में सरदार पटेल का स्टैच्यू बनाने की पहल की थी और आज सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर पीएम मोदी ने लिखा कि ग्रेट सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। उनके दूरदर्शी नेतृत्व और देश की एकता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ने आधुनिक भारत की नींव रखी। उनका अनुकरणीय कार्य हमें एक मजबूत, अधिक एकजुट देश के निर्माण की दिशा में मार्गदर्शन करता है। हम उनके जीवन से प्रेरणा लेते रहेंगे और समृद्ध भारत में उनके सपने को साकार करने की दिशा में काम करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी ने वाराणसी में सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाए और कहा कि आज का जो भारत है वो सरदार पटेल के सपनों का भारत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी और लिखा कि भारत की एकता और अखंडता के लिए उठाया उनका हर कदम हमेशा मार्गदर्शन करता रहेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जब भी जिक्र आता है तो आजादी के बाद की वो तस्वीर याद आती है जब देश अलग अलग रियासतों और रजवाड़ों में बटा हुआ था। बतौर गृह मंत्री सरदार पटेल को रियासतों के भारत में विलय की जिम्मेदारी मिली। उस वक्त भारत अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था। 15 अगस्त 1947 तक ज्यादातर रियासतें भारत गणराज्य में शामिल हो चुकी थी। हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़, भोपाल रियासत भारत में शामिल नहीं हुई। हैदराबाद में सरदार पटेल ने सेना भेजकर निजाम को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया। इसी तरह जूनागढ़ रियासत को भी सरदार पटेल ने भारत में शामिल करा लिया। कश्मीर के मुद्दे पर नेहरू और पटेल के बीच कई मुद्दों पर मतभेद थे। सरदार पटेल चाहते थे कि कश्मीर के मुद्दे को भारत सरकार को निपटाना चाहिए। इसके लिए किसी बाहरी मदद या विदेशी हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं, लेकिन नेहरू ने इस मामले में भी जल्दबाजी कर दी। राजमोहन गांधी ने अपनी किताब पटेल अ लाइफ में लिखा है कि कश्मीर को लेकर भारत सरकार के कई कदमों के बारे में वल्लभ भाई नाराज रहते थे। इनमें सबसे बड़ी नाराजगी कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने को थी। सरदार पटेल का मानना था कि नेहरू ने ऐसी हालत में संघर्ष विराम कर दिया जब एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, जो आज पीओके कहलाता है। इसके अलावा भी नेहरू की कई ऐसी ऐतिहासिक गलतियां हैं जिन्हें सरदार पटेल ने समय रहते रोका था, नहीं तो और कांड हो सकते थे। कश्मीर के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद जिन्ना ने नेहरू को कश्मीर मुद्दे पर चर्चा के लिए लाहौर आमंत्रित किया। माउंटबेटन जिन्ना का निमंत्रण स्वीकार कर चुके थे और नेहरू को भी उनके साथ लाहौर ले जाना चाहते थे, लेकिन सरदार पटेल ने जिन्ना के इस निमंत्रण का बहुत विरोध किया। सरदार पटेल को लगा कि यह जिन्ना की कोई साजिश है जिसमें नेहरू फंस सकते हैं। पटेल का कहना था कि कश्मीर के मामले में पाकिस्तान ने हमला किया था और भारत को एक हमलावर को खुश करने की नीति का पालन नहीं करना चाहिए। इस पर नेहरू और पटेल में मतभेद हो गया, जिससे यह मामला महात्मा गांधी के पास ले जाना पड़ा। गांधी जी से चर्चा के बाद एक कूटनीतिक हल निकाला गया और यह मैसेज भेज दिया गया कि नेहरू को तेज बुखार है और उनका लाहौर जाने का सवाल ही नहीं उठा। मतलब नेहरू तैयार थे कि हम जाएंगे वहां जिन्ना के पास। इसके बाद यह निर्णय लिया गया कि माउंटबेटन को अकेले ही लाहौर जाना चाहिए। मतलब सरदार पटेल ने एक तरह से जिन्ना की साजिश को समझा और नेहरू को बचाया। कश्मीर पर नेहरू और पटेल के विचारों में मतभेद चलता रहा और दूसरी तरफ कश्मीर के महाराजा हरि सिंह भी फैसला नहीं कर पा रहे थे कि वो आजाद रहें या फिर भारत से विलय करें। इसी दौरान पाकिस्तान भी कश्मीर पर हमले की साजिश कर रहा था। पाकिस्तान ने साजिश को ऑपरेशन गुलमर्ग नाम दिया।
हमले की जिम्मेदारी ब्रिगेडियर अकबर खान को दी गई। ब्रिगेडियर अकबर खान ने हमले के लिए कबायलियों की भर्ती की। कबायलियों को पाकिस्तानी सेना ने ट्रेनिंग और हथियार दिए। 22 अक्टूबर 1947 को कबायलियों ने कश्मीर पर हमला किया। पाकिस्तानी कबायलियों ने राजा हरी सिंह की सेना को हरा दिया। कबायलियों ने मुजफ्फराबाद श्रीनगर रोड पर कंट्रोल कर लिया। 25 अक्टूबर 1947 को उरी पर भी कबायलियों का कब्जा हो गया। उरी के बाद कबायलियों ने बारामूला की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। 25 से 27 अक्टूबर के बीच कबायलियों की फौज बारामूला तक पहुंच गई। कबायलियों की फौज आगे बढ़ रही थी और महाराजा हरी सिंह की हालत खराब हो रही थी। महाराजा हरी सिंह भारत में विलय का प्रस्ताव पहले अस्वीकार कर चुके थे। उधर भारत भी कश्मीर में सेना भेजने का फैसला नहीं कर पा रहा था। कबायलियों की फौज श्रीनगर से 6 किलोमीटर ही दूर रह गई थी। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरी सिंह ने बड़ा फैसला किया। हरी सिंह ने भारत के साथ विलय के इस दस्तावेज पर दस्तखत किए। अगले ही दिन यानी 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय फौज श्रीनगर पहुंची। भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला और कबायलियों को पीछे खदेड़ना शुरू किया। भारतीय सेना की वजह से पाकिस्तान को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। अब यहां बहुत लोग यह बात नहीं जानते कि कश्मीर में सेना भेजने के लिए जवाहरलाल नेहरू पर दबाव सरदार पटेल ने बनाया था। इसके बारे में भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने एक बार एक इंटरव्यू में बताया था। अभी जिन सैम मानेकशॉ पर एक फिल्म आई थी ना, सैम बहादुर, विक्की कौशल वाली, उन्हीं सैम मानेकशॉ ने बताया था कि हरी सिंह के विलय के समझौते पर साइन हो चुके थे। उसके बाद कैबिनेट की बैठक बुलाई जिसमें नेहरू, सरदार पटेल के अलावा रक्षा मंत्री बलदेव सिंह भी मौजूद थे। मानेकशॉ ने सैन्य हालात की जानकारी देने के बाद सुझाव दिया कि सेना को घाटी में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन नेहरू तैयार नहीं थे। तो सरदार पटेल ने गुस्से में नेहरू से कहा था कि क्या आप कश्मीर को खो देना चाहते हैं? इस घटना के बारे में सुनिए सैम मानेकशॉ ने खुद अपनी जुबानी इंटरव्यू में क्या कहा था, सुनिए इसको। Looked at Nehru and Nehru talked and all until Sardar Patel lost his temper. He said, Jawaharlal, do you want Kashmir or do you want to hand it over? He said, of course, Kashmir is ours now. So he said, will you issue orders? And before he could issue orders, Sardar Patel said, you have received your orders. So I walked out, looked at Nehru and Nehru talked and all until Sardar Patel lost his temper. He said, Jawaharlal, do you want Kashmir or do you want to hand it over? He said, of course, Kashmir is ours now. So he said, will you issue orders? And before he could issue orders, Sardar Patel said, you have received your orders. So I walked out. सोचिए अगर सरदार पटेल ने दबाव न बनाया होता तो शायद नेहरू कश्मीर में सेना भेजने के लिए इतनी जल्दी तैयार न होता। लेकिन पटेल के दखल की वजह से पाकिस्तान की साजिश नाकाम हुई और कश्मीर भारत का हिस्सा बना। दूसरी तरफ कश्मीर को लेकर शेख अब्दुल्ला के दिमाग में आर्टिकल 370 का प्लान चल रहा था। आर्टिकल 370 का ड्राफ्ट बनाने की जिम्मेदारी शेख अब्दुल्ला और गोपाल स्वामी अयंगर को मिली थी। ड्राफ्ट में लिखा था कि महाराजा हरी सिंह के पास जो भी ताकतें हैं वो कश्मीर की अंतरिम सरकार के पास जाएंगी। कश्मीर और भारत सरकार के बीच जो भी डिवीजन ऑफ पावर है उसमें कोई भी बदलाव कश्मीर की अंतरिम सरकार की मंजूरी से ही होगा। आर्टिकल 370 पर इस ड्राफ्ट का सरदार पटेल ने जोरदार विरोध किया और इसमें बदलाव किए गए। फाइनल ड्राफ्ट के मुताबिक भारत के राष्ट्रपति के पास शक्ति होगी कि वो कश्मीर में संवैधानिक बदलाव कर सकते हैं। इस बदलाव के लिए राष्ट्रपति को कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश की जरूरत होगी। मतलब पहले अधिकार पूरा था जो संविधान सभा है उसके पास, उसको फिर शिफ्ट किया गया कि नहीं राष्ट्रपति भी कर सकते हैं लेकिन सिफारिश संविधान सभा की होगी। अगर सरदार पटेल ने आर्टिकल 370 के ड्राफ्ट में बदलाव न किया होता तो आज 370 को हटाना नामुमकिन सा होता। सरदार पटेल ने आर्टिकल 370 के ड्राफ्ट से अंतरिम सरकार शब्द हटाया और राष्ट्रपति को अधिकार दिया कि वो संविधान सभा की सिफारिश से संवैधानिक बदलाव कर सकते हैं। अब सुनिए कि इससे हुआ क्या। दरअसल कश्मीर में धारा 370 को लेकर नेहरू किस तरह निर्णय ले रहे थे इसके बारे में सुनेंगे तो माथा पकड़ लेंगे। जबकि पटेल को जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने पर कड़ी आपत्ति थी। डॉक्टर पीजी ज्योतिकर ने अपनी किताब आर्ष दृष्टा डॉक्टर साहब बाबा साहब अंबेडकर में लिखा है कि शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर के लिए विशेष दर्जे की मांग की थी लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने साफ मना कर दिया। अंबेडकर ने शेख अब्दुल्ला से कहा कि आप चाहते हैं कि भारत आपकी रक्षा करे, सड़कें बनाए, जनता को राशन दे और इसके बावजूद भारत के पास कश्मीर पर कोई अधिकार न रहे। मैं इस तरह की मांग कभी नहीं स्वीकार कर सकता। इसके बाद अंबेडकर से नाराज होकर शेख अब्दुल्ला नेहरू के पास गए क्योंकि नेहरू के दोस्त थे जो उस समय विदेशी दौरे पर अमेरिका जा रहे थे।
इसलिए नेहरू ने कश्मीर के पूर्व दीवान रह चुके गोपालस्वामी आयंगर से कहा कि वो अनुच्छेद 370 तैयार करें, जबकि आयंगर उस समय बिना किसी पोर्टफोलियो के मंत्री थे। इस बात से पटेल बहुत नाराज हुए कि बिना पोर्टफोलियो के मंत्री को इतनी पावर दे दी आपने कि वो बनाएंगे 370 और स्पेशल स्टेटस मिलेगा। आप देखिए कि सरदार पटेल और बाबा साहब अंबेडकर जैसे अनुभवी नेता भी कश्मीर में 370 का विरोध कर रहे थे, लेकिन नेहरू ने इस मामले में भी किसी की नहीं सुनी। और वो तो लास्ट मिनट में पटेल साहब ने चेंजेस कराए ड्राफ्ट में, नहीं तो 370 हटाना मुश्किल हो जाता।